इस हद तक कभी गुस्सा आता था कि प्रतिशोध की आग इतनी जल जाए कि 200-250 मुकदमे और उसमें भी बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। हम कितने गिरे हुए लोग हैं। आप हमें यहाँ लेकर बैठे, ये आपकी महानता है ना। हमारे जैसे घटिया लोग इन कुर्सियों पर बैठने के काबिल हैं? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कारण आजम साहब, योगी साहब इतना प्यार क्यों करते हैं? आप मुसलमान हैं? मुझे तो पता नहीं। मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ मैं, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ। आपके ऊपर जितना अत्याचार होंगे उनका हिंदू वोट मजबूत होगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं आइटम गर्ल हूँ बीजेपी की। बगैर आइटम गर्ल के कोई फिल्म कामयाब नहीं होती। एक प्रपोजल अगर बीजेपी आपको दे कि भाई तुम जो हो बीएसपी या कांग्रेस से अखिलेश को छोड़ दो, हम सब मुकदमे पीछे से विड्रॉ कर लेंगे, इस प्रस्ताव पे आजम खान का क्या कहना होगा? अखिलेश से इतने अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए आपके, फिर पहले वाले आजम खान में और इस आजम खान में क्या अंतर होगा? उस समय कहते थे आप बहुत गुस्सा थे और कुछ लोग कहते थे आप घमंडी थे। अरे वो शैली कहती छाट छाट के ठाकुर अफसर ही रखते थे अपने आसपास। सजा मिल तो गई। आजम खान साहब, जेल में जो कुछ हुआ उसमें सबसे दर्दनाक वाक्य क्या था आपके अपने व्यक्तिगत रूप से? उस वक्त ये लगा कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और उस वक्त हम दोनों बाप बेटे गले मिले और हमने कहा, बेटे जिंदा रह गए तो यहाँ मिलेंगे, नहीं रहे तो वहाँ मिलेंगे। किसी भी पिता के लिए शायद आजम साहब आप भावुक हो रहे हैं, लेकिन शायद किसी भी पिता के लिए ये निसंदेह दर्द भरा सीन है कि बेटे के संग ऐसा हो जाए। जेल में भी इतने जुल्म होते थे। 8-8 दिन बुखार में तड़पता रहता था, दवा नहीं मिलती थी। कहा गया कि आप जेल से जब बाहर निकले तो तमाम चैनलों ने खबर चलाई कि आपको ये सुविधा इसलिए दे दी गई है कि अब आप बोलेंगे नहीं, बीजेपी के खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब डर लगता है कि दोबारा फिर वो जेल आपका इंतजार कर रही होगी। कुछ भी हो सकता है। आप मुसलमान की बात करोगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो रहा है राजनीति में? क्या कह दिया है साहब? है आप रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे लगता है इतिहास उनका बनता है जो योद्धा होते हैं, और इतिहास उन्हीं की बात करता है जो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन लड़ाइयाँ कितनी निर्मम होती हैं, कि लड़ाइयाँ कितनी निर्दयी होती हैं, ये कुछ लोगों को देखकर लगता है। और लगता है कि आखिर उनकी गलती क्या थी कि वो एक एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते थे, वो इस समाज में, इस देश में प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते थे, और फिर सालों साल उनको जेल में रखा गया। एक ऐसा नेता जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद मजदूरों की, रिक्शे वालों की लड़ाई लड़ी, अपने दम पर वो इंसान आगे बढ़ा और उस हर ज़रूरतमंद, हर गरीब के साथ खड़ा रहा। लेकिन दोष उसका शायद इसलिए था कि वो एक मुसलमान था। और ये सिर्फ एक मुसलमान की कहानी नहीं है, इस देश में पिछले 12 सालों में ऐसे हज़ारों मुसलमानों की कहानी है जिनकी शायद ज़्यादती, इनके ऊपर जुल्म की वजह ये थी कि वो मुसलमान थे। लेकिन आज इस नेता के बारे में कुछ बातें हम आपसे करेंगे, परिचय कराएंगे, और शायद यूपी के अकेले नेता इन पर 250 मुकदमे दर्ज हुए। एक इतना कद्दावर नेता जिसने जब कुंभ कराया और उसकी तस्वीरें जब वायरल हुई तो हार्वर्ड ने भी उसको पुरस्कार किया कि इतना शानदार कुंभ कैसे बना। लोग उनको कट्टर कहते हैं, लोग उनको कम्युनल कहते हैं, लेकिन वो तस्वीरें शायद गोदी मीडिया नहीं दिखाता जब वो चप्पल उतार के गंगा जी का आचमन कर रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे नेता जिसमें बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। आजम खान साहब मेरे ऑफिस में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, और बहुत दर्द के साथ मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 95 यानी मैंने 25 साल से आपकी राजनीति को देखा है और आपको देखा है। ये दर्द राजनीति में आपको भी गुस्सा आता था जब आप मंत्री थे, लेकिन इस हद तक कभी गुस्सा आता था कि प्रतिशोध की आग इतनी जल जाए कि 200-250 मुकदमे और उसमें भी बकरी चोरी, मुर्गी चोरी? क्या ये इंसान के गिरने की पराकाष्ठा है? तो गुस्सा आना बिल्कुल अलग चीज़ है। और मैं कोई पत्थर की दीवार तो हूँ नहीं। कोई गलत बात आएगी तो मुझे गुस्सा आएगा, अच्छी बात होगी तो मेरा दिल नर्म होगा, खुश होगा। लेकिन जिस पर भी गुस्सा आए उससे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है इंसान के दिल में। हमसे नफ़रत की गई, घृणा की गई, हमें तबाह बर्बाद करने के लिए तमाम मंसूबे तैयार हुए,
आज तक अपनी ख़ता नहीं मालूम, अपना गुनाह ही नहीं मालूम। जिस चोरी की बात आपने की है, मुर्गी चोरी की, उसमें दफ़ा चोरी की नहीं लगी। अगर चोरी की दफ़ा लगती तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती। दफ़ा लगाई है डकैती की, जिसमें 10 साल की सज़ा हुई, और तमाम धाराओं को मिलाकर एक ही मुकदमे में मुझे 21 बरस की सज़ा और तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना है। और ये गुनाह कैसा है? एक सरकारी ज़मीन थी। जब भी विकास का काम होता है तो सरकार मौके पर नहीं जाती है। ज़िलाधिकारी की मेज़ पर या सरकार की मेज़ पर एक नक्शा बिछाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि खाली ज़मीन कहाँ कहाँ है। उसको रेड लाइन कर दिया जाता है, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ गेस्ट हाउस बनेगा, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ सड़क बनेगी, और यहाँ कॉलोनी बनेगी। चुनाचे कॉलोनी का इलाका इंगित कर दिया गया। आसरा योजना थी जो मेरे ही विभाग के तहत बनना थी। मेरा गुनाह फ़कत ये था कि मैं वज़ीर था। उस ज़मीन पर कब्ज़ा सरकार ने लिया। तकरीबन 1.5 बरस तक उस ज़मीन पर आसरा योजना की मल्टी स्टोरी इमारत बनी, और 4 नवंबर 2016 को ये इमारत ज़िलाधिकारी के हुक्म से अलॉट कर दी गई तमाम ज़रूरतमंद लोगों को, और उन्होंने 4 नवंबर को ही कब्ज़ा ले लिया। 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को, यानी कॉलोनी के तकसीम हो जाने के भी 2 दिन के बाद, यहाँ हमारे मकानात थे वो तोड़ दिए गए, और आज़म खान ने हमारी बकरी, पायल, भैंस वगैरह वगैरह चोरी करा ली। क्या कोई दुनिया का इंसान ये मानने के लिए तैयार होंगे कि 2 दिन बाद कब्ज़ा होता है उस जगह का जहाँ बनकर इमारत मल्टी स्टोरी 1.5 बरस तक बनकर तैयार हो गई, और ये रपट लिखी जाती है 3 बरस के बाद। एक इलाके का मुकदमा है कि वहाँ इसी तरह के नाजायज़ कब्ज़े सरकार ने खाली कराए। जिन लोगों ने शिकायत की उनसे हमारे वकील ने पूछा कि भाई किसने तुम्हें परेशान किया? बोले साहब एक सीओ वाले हसन खां होते थे, उन्होंने अपने सामने खड़े होकर हमारे घर तोड़वाए। भाई तुम उन्हें पहचानते हो? अरे साहब वो बहादुरी में राष्ट्रपति पदक जीते हुए हैं, हम उन्हें कैसे नहीं जानेंगे? भाई कोई शक्ल मिलती जुलती हो सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। नहीं नहीं साहब हम खूब जानते हैं ये आले हसन खां थे। ये बयान दर्ज हो गया अदालत में। फिर पूछा उसके बाद आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि साहब फिर हम एसपी के पास गए, और हमने एसपी से कहा कि साहब आज़म खान ने हमारे ये मकानात गिरवा दिए हैं। तो कौन था एसपी? का साधना गोस्वामी थी। आपने साधना गोस्वामी को देखा है? अरे साहब देखा है, हमारी एसपी थी, भारी जिस्म की थी, और हम अच्छी तरह जानते हैं, हम 1 लाख लोगों के मजमे में पहचान लेंगे साधना गोस्वामी। भाई फिर सोच लो, हो सकता है किसी और अधिकारी से तुम मिले हो, साधना गोस्वामी से ना मिलो। अरे साहब आप हमें क्या बेवकूफ़ समझते हैं? अंधे हैं हम बावले पागल हैं? वकील चुप हो गया हमारा। आले हसन खां का तबादला इस वाक़े से 6 महीने पहले दूसरे ज़िले हो चुका था, और साधना गोस्वामी का तबादला 1 साल पहले लखनऊ हो चुका था, और वो आज भी हम मुजरिम हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ का मुकदमा है, मेरी औलाद है, और सबसे बड़ा सबूत होता है मैटरनिटी लीव। अब्दुल्ला की पैदाइश के बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं हुआ, कोई मैटरनिटी लीव नहीं ली गई। नगर निगम का सर्टिफिकेट है, नहीं माना। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, नहीं माना। सीबीएसई में लिख कर दिया था कि भाई जो शख्स इनका दाखिला कराने गया था उसने गलत डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी है, इसको सही कर दिया जाए, नहीं माना। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत जो हमने दिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, जिस पर किसी भी शख्स को या तो फांसी हो जाती है या फांसी के तख्ते से नीचे उतार करा जाता है। मैं वज़ीर था, मेरे साले की शादी हुई, मुख्यमंत्री के आवास के बराबर का आवास मेरा था।
मैं उस वक्त लेबर मिनिस्टर था, मेरे पास सफ़ेद एम्बेसडर कार थी। पूरी बारात मेरे यहाँ ठहरी। मेरी बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बड़ा बेटा बाएं खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सालियाँ, मेरी सास ससुर सब जिंदा थे। वो सारे लोग वहाँ खड़े हैं। 1.5 घंटे का ये वीडियो है। अब्दुल्ला कुछ बोला तो माँ ने कहा, अरे देखो अब्दुल्ला बोला। वो कैसेट पर तारीख और टाइम चल रहा है, कब टाइम चल रहा है। अब्दुल्ला बोला, मैंने अदालत में कहा कि जज साहब, जब अब्दुल्ला माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने ये दुआ की थी अपने मालिक से कि अगर मेरे ज़िंदगी की अब बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी। तो ये तो पेट में ही अब्दुल्ला था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? मैटरनिटी लीव नहीं मानी। इसकी फॉरेंसिक जांच हो गई, इस कैसेट की फॉरेंसिक जांच के सर्टिफिकेट को अदालत ने मान लिया कि ये सही है। फॉरेंसिक जांच करने वाले टेक्नीशियंस आए, उनका बयान हुआ, सरकारी वकील ने जरह की, मान लिया कि इनकी एविडेंस वाजिब है। मैंने कहा कि साहब अब इसके बाद सिर्फ अल्लाह का ज़मीन पर आना बाकी है। जज साहब ने ये कहा, मैं आपकी बात रुक रही है, जज साहब ने ये कहा कि भाई सरकारी वकील से कि भाई अब क्या रह गया, अब क्या बाकी है। लेकिन हम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सके। हम ये चाहते थे कि जो थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो गया है उस सच को हम सच कर दें। हमें सच के लिए अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को सही करने के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि बच्चा 2 बार, जो कि एमटेक है, 2 बार विधायक हुआ और 2 बार उसकी विधायकी खारिज हुई। मैं मुजरिम बना, मुझे 7 बरस की सज़ा हुई। मेरी बीमार बीवी को 7 बरस की सज़ा हुई। तकरीबन 2 साल वो शख्स औरत जेलों में रही। मेरा बच्चा 4 साल रहा। 5 बरस मैं जेलों में रहा। क्या गुनाह है हमारा? हमारे ऊपर एक मुकदमा है। मैं 4थी बार कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। जेड सिक्योरिटी है मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। हम कितने नीच लोग हैं आपको ये बताना चाहते हैं। हम कितने गिरे हुए लोग हैं। आप हमें यहाँ लेकर बैठे, ये आपकी महानता हो ना। हमारे जैसे घटिया लोग इन कुर्सियों पर बैठने के काबिल हैं भला? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने और मेरी बीवी ने शराब की दुकान लूटी है जनाब। 16,900 रुपये उसके गले से लूटा है। शर्म आती है अपनी ज़िंदगी पर कि हम जिंदा क्यों हैं। अगली नस्लें हमारे बारे में क्या सोचेंगी, हमारी औलादें क्या सफाई देंगी कि उनका बाप शराबी था, शराब खाने लूटता था। उनकी बच्चे पढ़ाने वाली माँ शराब की बोतलें लूटती थी। 16,900 रुपये गले से लूटने वाली औरत का बेटा है ये। किसको दिखाएं दर्द, किसको सुनाए दास्तां, किसको दिखाएं दिल के दाग? क्या कारण आजम साहब, योगी साहब इतना प्यार क्यों करते हैं? आप मुसलमान हैं? मुझे तो पता नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छे मामला थे। मेरी एक तस्वीर देखेंगे आप, मुझे सदन में मिल गए थे बाहर गैलरी में, तो हाथ में हाथ डालकर मुझसे हाथ मिलाते थे। मैं नहीं जानता। और अगर कोई बात है भी या कोई बात थी भी तो हम सियासतदानों में तो बहुत कुछ होता है। मुझे अच्छी तरह याद है सदन में नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और जाहिर है मैं जब बोलता था तो सदन सुनता था। तिनका गिर जाए तो उसकी आवाज़ आती थी। विपक्ष के लोग भी एक दूसरे को चुप करते थे कि सुनो, कोई शब्द रह न जाए सुनने से। मैंने उनकी नज़र एक शेर किया था। ये थे दिल पहले लोगों के कि तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है। मुख्यमंत्री से कह रहा हूं मैं, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है। हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ, और कुछ दिनों और रहे अगर यही हालात चमन, बैठ सकता नहीं सयाद भी आराम के साथ। लेकिन जब हम सदन से बाहर निकले तो बगलगीर कर लिया, और जब हमें मुख्यमंत्री बगलगीर करते थे तो हम अपनी जेब में 2-4 लोगों के काम रख के लाते थे और वो पर्ची उन्हें पकड़ा देते थे। ये था हाउस, ये थी हमारी जिंदगी। क्या हो गया? डस लिया रिश्तों को किसी ने, जहर घोल दिया। इस प्यार भरे माहौल में गुजिया और सिवई की लड़ाई होगी। कैसा हिंदुस्तान हो गया, ये कैसा मेरा वतन हो गया। मैंने ये बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। ये पैसा तो मुझे ही मिला था, मेरे इस दामन को लोगों ने दिया था।
मैं इस पैसे को ले जाकर विदेश में रखता, महल बनाता, लानत भेजता से MP और MLA पर, शान की ज़िंदगी गुजारता, वो अच्छा होता। या आज उन्हीं बच्चों के लिए जेलें काट रहा हूँ, ये अच्छा है। आजम साहब, ये तो हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि इस नफरत के पीछे कारण क्या है। मुझे नहीं मालूम, वो बता दें। अगर कोई वाजिब वजह होगी तो मैं कुतुब मीनार पे चढ़कर माफ़ी मांगूंगा। मैं एक पत्रकार होने के नाते या समाज के कई लोगों को जानने के नाते मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपके ऊपर जितना अत्याचार होंगे उनका हिंदू वोट मजबूत होगा। तो उनका फ़ायदा है तो मुझ पर वजह ये हो सकती और है, जुल्म करें फिर। ये वजह हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है भी। मैं तो कहता हूँ कि मैं आइटम गर्ल हूँ बीजेपी की। बगैर आइटम गर्ल के कोई फिल्म कामयाब नहीं होती। मैं उनकी आइटम गर्ल हूँ। आप मंत्री थे तो आप बयान भी बहुत तल्ख देते थे। लोग कहते हैं योगी जी जिस FIR पे रो पड़े थे वो FIR आपके इशारे पे हुई थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि मुझे उसके बारे में मालूम भी नहीं था। जिस तरह मुझे मुजफ्फरनगर के दंगों का जिम्मेदार कहा गया और मैंने कहा कि इंटरपोल से इसकी जांच कराई जाए, अगर मेरी कोई ख़ता हो तो मुझे कुतुब मीनार पर चढ़ाकर फांसी दी जाए। उस ज़माने में तो कुदरत ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि मैंने उस पूरे दंगे के दौरान किसी को एक टेलीफोन तक नहीं किया। और क्यों नहीं किया, ये तो आपकी गलती है। मुझे नहीं मालूम, शायद कुदरत को मुझे बचाना था। वो कुदरत का इनाम है मेरे साथ कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे अगर ज़रूरत पड़ती तो कहना चाहिए था, मैं वज़ीर था, मेरी जिम्मेदारियों में था, लेकिन ये कुदरत की मेरे ऊपर मेहरबानी थी कि उसने मेरे हाथ को रोक दिया था। लगता है कि इस आप पे कार्रवाई या कुछ और बड़े नाम मुसलमान जितने नेता पे कार्रवाई, आपको लगता है कि समाज में उग्र हिंदुत्व को फ़ायदा मिलेगा, इस वोट बैंक को उनको फ़ायदा मिलेगा, या अब इस स्टेज में आकर नुकसान हो रहा है, लोग कह रहे हैं ज़्यादा हो गया आपके साथ? इन चीज़ों से वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है। मुग़ल कितने ज़माने तक यहाँ रहे? अगर उन्होंने वो किया होता जो आज गलती हम कर रहे हैं, नहीं रह पाते। उन्होंने तो जोधा को अपनी रानी बनाया था, तब हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। तो हमें दिल तो बड़ा करना पड़ेगा, और रिश्ते ख़राब करके हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये मुसलमान? इतने मुसलमान ना समंदर में फेंके जा सकते हैं, ना जलाकर मारे जा सकते हैं, ना इनकी हत्या हो सकती है। बहरहाल सबको एक साथ रहना है। अब खुशदिली से रह लीजिए या दिल जला कर रह लीजिए। तो दिल क्यों जलाएं? मैंने अगर ये कह दिया कि दिए जलाओ मत, दिए रोशन करो, मेरी बात को गलत ले लिया गया। मैं आज भी कहता हूँ कि दिए रोशन करो, क्योंकि लोगों को रोशनी की ज़रूरत है, बहुत अंधेरा हो गया है। कहाँ चूक हो रही है इस राजनीति में? चूक कहाँ हो रही है? ये नफरत आपको लग रहा है ये और बढ़ रही है, या अब इसका ढलान है, अब लोगों में कम हो रही है? अच्छे लोग बटे हुए हैं। लोगों के पास अच्छाई का अलग अलग पैमाना है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए अलग अलग फार्मूला है। जिस दिन एक फार्मूला हो जाएगा और अच्छाई एक जगह आ जाएगी, बुराई वाले तो बहुत कम लोग हैं, अकेले रह जाएंगे। तो जो बटे हुए लोग हैं वो एक कैसे होंगे? उसमें आपकी उसकी कोशिश जारी है। तो आप कर सकते हैं ना, आप मायावती और अखिलेश यादव को बिठा सकते हैं, एक हो जाएंगे दोनों। जो वोट बढ़ जाते हैं तो जो लोग जीत जाते हैं। देखिए, उनका मामला तो अब थोड़ा बहुत आगे निकल गया है। पहले भी तो निकला था नेताजी के टाइम में गेस्ट हाउस के गार्ड में, फिर बातचीत ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि BSP का केवल एक विधायक जीत कर आया हो। उन्होंने तो अपनी शनाख्त ही खो दी है। मेरा दिल चाहता है, और मुझसे बहुत अच्छा वास्ता भी है मायावती जी का, बहुत अच्छा वास्ता है। मेरा एहतराम करती हैं और मैं उनकी बेहद। जेल से निकलने के बाद फ़ोन किया उन्होंने आपको? इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मेरा ख्याल नहीं करती हैं। हाँ, मुझे ये मालूम है कि जब रामपुर के शाही परिवार के एक विधायक उनके पास बार बार मेरी शिकायत की दरख्वास्त लेकर गए, तो उन्होंने दरख्वास्त उठाकर फेंक दी और कहा कि वो बहुत सीनियर हैं, ख़बरदार आइंदा ऐसी शिकायत लेकर मत आना। तो इस दौर पे जब आपकी बात मानती है और आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोग बटे हुए हैं, तो अगर एक साझा मंच हो जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो आपकी बात तो अखिलेश जी भी कभी नहीं टालते हैं, मैं तो इस बात को जानता हूँ। अखिलेश जी तो नहीं टालते हैं और नहीं टालेंगे, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा नहीं है
कि मायावती जी मानेंगी या नहीं मानेंगी। मैं आपकी बात के बाद कोशिश करूंगा इस बात की कि मेरा इनडायरेक्ट उन तक पैगाम पहुंचे। अगर उसके बाद वो चाहेंगी तो मैं बराह रास्त बात करने के लिए तैयार हूँ। आपके और अखिलेश के रिश्ते मैंने बहुत देखे हैं, मतलब मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, मैंने करीब से देखा है, जाना है। लोग फिर बहुत मज़े लेते हैं। जब आप जेल से निकले तो कहानियाँ चलने लगी गोदी मीडिया पे कि अब तो आजम खान साहब मायावती पे चले जाएंगे, अखिलेश यादव से बहुत नाराज़ हैं। हालांकि मैंने उस दिन शो किया था, मैंने कहा कि बाप और बेटा, चाचा और भतीजा कभी नाराज़ होते नहीं, परिवार का मामला है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन अब तस्वीर अखिलेश जी ने भी पोस्ट किया, आप उनके घर गए, कुछ गुस्सा आया था अखिलेश यादव पे या कभी गुस्सा नहीं आया? सच सच बताइएगा। देखिए, गुस्सा आना और किसी अपने से वो चाहना जो उसका हक हो, उस चाहत का तो हक है ना मुझको। मेरे 50 बरस के रिश्ते हैं। उन 50 बरस के रिश्तों में उस घर के बच्चों पर मेरा हक तो बनता है। तो अगर मुझे कोई बात, ये ज़रूरी नहीं है जेल से मुताल्लिक़ हो, मुकदमों से मुताल्लिक़ हो, वो राजनीति से मुताल्लिक़ भी हो सकती है, वो राजनीतिक घर से मुताल्लिक़ हो सकती है कि इस दीवार में कहीं से पानी मर रहा है, इस छत से पानी की बूंद टपक रही है, मेरा कहीं ये राजनीतिक घर कमज़ोर ना हो जाए, उसके लिए तो मेरा हक बनता है। अगर ऐसी कोई बात मैंने उन तक पहुंचाई और कही और उन्होंने सुनी, उन्होंने मानी, उसका एहसास किया, तो इसमें कहाँ कदूरत कहाँ हो गई? लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल सुपर चाचा थे। जब आप मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, आप कैबिनेट बैठक में देर में आते थे, वो इंतजार करते थे आपका। लोग ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में। नेताजी करते थे इंतज़ार, और क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि मैं उनके लिए छतरी बना रहता था। कैबिनेट में मैं किसी भी इशू को फंसने नहीं देता था। मुलायम सिंह यादव जी को किसी सवाल का जवाब देना नहीं पड़ता था, वो मैं देता था। तो देखिए, दिल में ये जगह बनाने के लिए भी तो कुछ खोना पड़ता है ना। कुछ तो मेरी मेहनत लगी होगी, कुछ तो मेरी दयानत होगी, कुछ तो मैंने दिया होगा उस परिवार को, जो परिवार मुझ पर इतना भरोसा करता है, इतना यकीन करते हैं कि नंगे पैर मुझे मनाने के लिए दौड़ पड़े हैं मुख्यमंत्री। कुछ तो बात होगी। आजम खान साहब को गुस्सा बहुत आता था, नेताजी के सामने गुस्सा, अखिलेश यादव के सामने गुस्सा अभी आता है। रोज इस्तीफा लेके पहुंच जाता था मैं नेताजी के पास। हाँ, रोज इस्तीफा लेकर पहुंच जाता था। एक दिन पता नहीं किस मूड में बैठे थे, इस्तीफा मेज पर रख लिया, घंटी बजाई, साहब आए, बोले कि गवर्नर से टाइम ले लीजिए। तो मैंने, क्या कोई ख़ास बात है? अरे यार, ख़ास बात क्या होती, तुम्हारे इस्तीफों से तंग आ गया हूँ, आज सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। नेताजी ने कहा। वो हमने मेज़ पे से इस्तीफा उठाया, जेब में रखा, मगर साहब सलाम अलैकुम। ये थे रिश्ते हमारे। अखिलेश से इतने अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए आपके? मुझसे आगे नहीं चलते हैं, मैं हाथ पकड़ कर आगे लाता हूँ कि आप हमारे नेता हो। इतना लिहाज करते हैं मेरा, कोई करेगा मेरा इतना लिहाज? मायावती के चले जाते तो होता है इससे ज़्यादा लिहाज हो जाता आपका। मायावती कहती है आप इतने मुसलमानों के बड़े नेता हैं, वोट बैंक मिल जाएगा। अब वहाँ का तजर्बा नहीं है, बस इसी लेबोरेटरी का मैं साल्ट हूँ, यहीं रहूँगा। अच्छा, एक प्रपोजल अगर बीजेपी आपको दे कि भाई तुम जो हो बीएसपी या कांग्रेस से अखिलेश को छोड़ दो, हम सब मुकदमे पीछे से विड्रॉ कर लेंगे, इस प्रस्ताव पे आजम खान का क्या कहना होगा? सब कहीं भी तो कहें, आपके माइक पर आकर कहें, मैं ज़रूर विचार करूँगा। आप इस बात पे विचार करेंगे कि आप अखिलेश को साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, साथ छोड़ने पर थोड़ी, मुकदमे वापस करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पर विचार करूँगा। मेरे मुकदमे वापस तो ले। जनता ये जानना चाहती है कि वापस लें। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, प्रधानमंत्री जी को फूलों का गुलदस्ता दूंगा, मुख्यमंत्री जी को दूंगा, उनकी हर जगह तारीफ करूंगा, वोट समाजवादी के लिए मांगूंगा। वोट समाजवादी वोट, वो है हम लोगों की कहावत कही जाती है कि पंचों की बात शर्माते परनाला वहीं गिरेगा। तो ये जो अखिलेश को लेके आपने तमाम गोदी मीडिया के चैनलों पर बड़ी बड़ी खबरें देखी और जो प्रायोजित चलती तो उन्हें अपना चैनल भी तो चलाना है ना, और मुझे दिखा देते हैं इस चोर को, ये क्या कम है? लेकिन इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि एक आध को छोड़कर मीडिया बंधु मुझे बहुत ही तरस भरी निगाहों से देखते हैं
और किसी ने भी मुझसे अभी तक कोई ऐसा कड़वा सवाल नहीं किया जिससे मेरा दिल दुखता। उन्हें मालूम है कि इस वक्त इसके दिल में इतने ज़ख्म हैं कि एक नश्तर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरा बहुत लिहाज कर रहे हैं। आजम खान साहब, मैंने वो आपका जलजला वाला दौर देखा है कि जब आजम खान चलते थे पूरी सरकार चलती थी। तो आप सरकार आने दीजिए, ऐसे ही चलेगा? उससे भी बढ़िया चलेगा, मगर उससे प्यार का सैलाब होगा, मोहब्बतों का सैलाब होगा। अब अच्छा, अब सरकार विकास का सैलाब होगा। अच्छा, अब सरकार बनती है, अब मिनिस्टर बनते हैं, अगर सपोज आप सरकार बन जाती है, अब मंत्री तो बनेंगे ऑफ कोर्स, फिर पहले वाले आजम खान में और इस आजम खान में क्या अंतर होगा? देखिए, पहले वाला तो वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ इजाफा नहीं, हो लोग जाएगा। गुस्से में कहते थे आप बहुत गुस्से थे, और कुछ लोग कहते थे आप घमंडी थे। अरे साहब, आपसे कभी घमंड किया? किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात है जो मेरे घमंड की कोई कहानी सुना सके? गुस्से की तो कहानी सुनाते हैं लोग। यकीनन सुनाते हैं, लेकिन जिससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ वो जाकर कहता है कि मियाँ मेरा काम हो गया। ये भी शैली थी आपकी? अच्छा, वो शैली क्या थी? छाट छाट के ठाकुर अफसर ही रखते थे अपने आसपास, उसके पीछे क्या राजनीति थी? सज़ा मिल तो गई, सज़ा मिल तो गई। इसी बात की। मैंने तो मेरिट पर रखे थे, मेरी तो गलती नहीं थी। अब उन्होंने अगर मेरे साथ धोखा किया और जितने भी जियो तैयार किए उसमें लेकुनास छोड़ दिए, मेरा काम तो नहीं था कि मैं जियो तैयार करता, मैं कैबिनेट के नोट्स तैयार करता, वो तो सेक्रेटरी तैयार करेंगे। अगर उसमें कहीं कमी छोड़ दी गई और ऐसी शर्तें लगा दी गई जो प्रैक्टिकल ना हो, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। धोखा खाने वाले की गलती नहीं है, धोखा देने वाले की गलती है। मैंने धोखा नहीं दिया किसी को। तो इसका मतलब आपके लिए तभी से बैटिंग तैयार कर दी गई थी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग? अब यही साबित हुआ, षड्यंत्र हो गया। यही साबित, भरना सा भरोसे का कत्ल हुआ। एक वाकया सुन लें आप इस पर। रेगिस्तान है गल्फ का, और एक घुड़सवार अरबी घोड़े पर सवार है और बड़ी तेजी से जा रहा है। शदीद गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। एक खजूर के दरख्त के नीचे एक शख्स तड़प रहा है दर्द से। मुसाफिर रुका और उसने पूछा, क्या हो गया भाई? उसने कहा, मेरे बहुत दर्द है, मुझे पानी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। उस आदमी को न जाने क्या सोची कि वो पैदल चला गया, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और वो पैदल तलाश में निकल गया पानी के, और उसे पानी मिल गया। और पानी लेकर जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि मरीज भी नहीं है और उसका कीमती अरबी घोड़ा भी नहीं है। उस बीमार का एक बहुत ही घटिया नस्ल का घोड़ा वहाँ खड़ा हुआ है। उसे अफसोस हुआ, उसके घोड़े पर सवार हुआ, क्योंकि वो अच्छा सवार भी था। उसने पीछा किया अपने घोड़े का और पकड़ लिया उसे। अब देखिए वो कहता क्या है। उसने कहा, देख भाई, ये घोड़ा तो तेरा है जिस पर मैं सवार होकर आया हूं, ये तो तेरा है, लेकिन आज से ये मेरा अरबी घोड़ा भी तेरा है जिसे तू चुरा के भागा है। मगर तुझे वास्ता है उस परवरदिगार का, अल्लाह का वास्ता है, आज के बाद किसी को धोखा मत देना, वरना कोई मुसाफिर किसी प्यासे को, किसी बीमार को पानी नहीं पिलाएगा। बात विश्वास की है, लेकिन दरअसल धोखा विश्वास के साथ हुआ है। मैं तो पानी पिलाने वाला था, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। नौकरशाही के लिए एक बड़ा सबक तो है ये कि जब नेता काम करते हैं तो इस तरह के धोखे दिए जा सकते हैं। आजम खान साहब, जेल में जो कुछ हुआ उसमें सबसे दर्दनाक वाक़या क्या था आपके अपने व्यक्तिगत रूप से? सबसे दर्दनाक वाक़या वो था जब मेरा दिल फट जाना चाहिए था और मुझे वहीं मरकर गिर जाना चाहिए था। जब रात के 3:30 बजे रामपुर की जेल से मुझे और मेरे बच्चे को उठाया गया सोते से, अब्दुल्ला को, और कहा गया कि चलिए बाहर, आपका ट्रांसफ़र हो गया है। जब हम जेल से बाहर आए तो बहुत पुलिस थी, बहुत पैरामिलिट्री फोर्स थी। लग रहा था कि कुछ है ही नहीं हथियारों और वर्दियों के सिवा। हम बहुत सहमे हुए थे उस वक्त। और उसी वक्त जब हम दोनों साथ साथ चलकर
बाहर निकले तो हमसे कहा कि आप इस गाड़ी में बैठ जाइए और अब्दुल्ला से कहा कि आप उस गाड़ी में बैठ जाइए। तो हमने कहा क्यों, हमको आप एक गाड़ी में क्यों नहीं लेकर जाएंगे, अलग अलग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बोले आप अलग जेल जाएंगे, ये अलग जेल जाएंगे। तो मैंने कहा जेल ही जाएंगे तो फिर एक ही जेल में क्यों नहीं रख देते? बोले ये फैसला आप नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप कहाँ लिए जा रहे हैं मेरे बच्चे को? उस वक्त ये लगा कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और उस वक्त हम दोनों बाप बेटे गले मिले और हमने कहा बेटे जिंदा रह गए तो यहाँ मिलेंगे, नहीं रहे तो वहाँ मिलेंगे। 1.5 दिन तक ये मालूम नहीं हो सका अब्दुल्ला कहाँ है। वो 1.5 दिन जिंदगी पर बहुत भारी गुजरे हैं। किसी भी पिता के लिए शायद आजम साहब आप भावुक हो रहे हैं, लेकिन शायद किसी भी पिता के लिए ये निसंदेह दर्द भरा सीन है कि बेटे के संग ऐसा हो जाए। राजनीति में इतनी नफरत जो आ गई कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी हो रही है, पड़ोस में शादी होती है बेटियों की तो लोग सहयोग कर देते हैं, उसके इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, कई मुख्यमंत्रियों को ईडी जेल में भेज देती है, बाद में कुछ साबित नहीं होता है। आपके संग इतने जुर्म जाते हुए समाज का बदलता हुआ आईना है, राजनीति का बदलता हुआ आईना है, और राजनीति इतनी गिर गई है, इतनी घिनौनी हो गई है, इसके कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है? आप जैसे बहादुर आदमी को मुझे इतना भावुक होते हुए देख के मुझे अनईजी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। आप शेर हैं आजम साहब, आप बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, बहादुरी की मिसाल है, लोगों ने आपको लड़ते बूझते जूझते हुए देखा है। हिम्मत कहाँ हारी? जुल्म के सामने समझौता कब किया? भूखे रहे, प्यासे रहे, देखिए पैरों की हालत, देखिए ना, ये लेकर आए हैं जेल से। जेल में भी इतने जुल्म होते थे? टेंशन बहुत थी, बहुत छोटी सी कोठरी थी और 24 कोठरियाँ और थीं। ये फांसी घर कहलाता था, फांसी घर बराबर था। रात को सिर्फ परिंदों की आवाज़ आती थी और बहुत दूर कैदी रहते थे। मेरे पास किसी के आने की इजाज़त नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं आ सकते थे। 8-8 दिन बुखार में तड़पता रहता था, दवा नहीं मिलती थी और कोई इंसान करीब से गुजरता नहीं था। दिनों रात एक शख्स अकेला एक तख्त पे लेटा हुआ। तो खैर ये तो आपकी मोहब्बत में जज्बात के आंसू आ गए, एक बाप के दिल में बेटे का औलाद का प्यार आ गया, एक अच्छी औलाद का दर्द है। वरना मैं तो कश्तियाँ जलाकर भी नहीं आया हूँ, मैंने कश्तियाँ इस्तेमाल भी नहीं की हैं, मैं तो तैर कर आया हूँ। अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, या तो आगे बढ़ूंगा या मारा जाऊंगा। कहा गया कि आप जेल से जब बाहर निकले तो तमाम चैनलों ने खबर चलाई कि आपको ये सुविधा इसलिए दे दी गई है कि अब आप बोलेंगे नहीं, बीजेपी के खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अखिलेश शायद आपका साथ नहीं देंगे। और शुरुआती दौर में आप 24 घंटे में कुछ नाराज़ भी दिखाई दे, और एक आध हल्के फुल्के जो आपके स्टाइल है, कमेंट है आपका, वो भी अलग ही स्टाइल है आपका, आपसे कोई बात को बोलवा नहीं सकता। आप एक शेर कहते हैं, 2 लाइन कहते हैं, वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। लेकिन लोगों ने मिथक को छोड़ दिया, आप बोले और फिर खूब बोले। अब डर लगता है कि दोबारा फिर वो जेल आपका इंतजार कर रही होगी। कुछ भी हो सकता है, न बोलने पर भी। मैंने जो कुछ बोला है उसमें कहीं घृणा नहीं है। मैंने किसी नेता के खिलाफ, न प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, न किसी मंत्री के खिलाफ मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ तक कि मैंने भाजपा के खिलाफ भी नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ अपना दर्द बयान किया है। मैंने तो उन झूठे और फर्जी मुकदमों का सिर्फ एक हल्की सी झलक दिखाई है आपको। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि इसमें फोर्जरी कहाँ है। बर्थ वाले केस में फोर्जरी तो इनके साथ हुई है। फोर्ज डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं तो सरकारी अफसरों को सजा होनी चाहिए। इन बेगुनाहों को सजा हो गई और अफसरों को पता नहीं चला कि किया क्या है उन्होंने। अगर कोई नकली सर्टिफिकेट बना है तो हमने नहीं बनाया होगा, जिसने बनाया है उसको सजा देने वाला कौन है? कौन सा कानून सजा देगा? फिर कहाँ जाएं हम? मैं तो आपके माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूंगा
कि कम से कम मेरे एक मुकदमे को, जिसमें मुझे 21 बरस की सज़ा हुई है, इसकी जांच करा दें। और कहते हैं ना कि देख का बस एक चावल देखा जाता है, देख पकी या नहीं पकी। अगर मेरा जुर्म साबित हो जाए तो फिर मैं कभी आपके सामने शक्ल दिखाने नहीं आऊँगा। अच्छा अनिल साहब, लगता है आपको कि ये जो पूरे परिवार पे इतनी जुल्म ज्यादती हुई, उसकी मुख्य वजह क्या रही होगी? क्यों आपसे इतनी नफरत हो गई होगी? देखिए, व्यक्ति तो झेल सकता है, लेकिन बीवी, बीमार बीवी, जिसकी फर्जी, जिसकी आर्टिफिशियल कमर हो, जिसकी हंसली जेल में टूट गई हो, जिसका घुटना जेल में टूट गया हो, जिसकी 400 450 शुगर रहती हो, उसको जेल में एक शौहर बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? अपनी मरी हुई माँ पर मुकदमे बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? अपनी माँ जैसी बहन को घसीट कर थाने ले जाया गया होगा, जेब में डालकर, पढ़ी लिखी हेड मिस्ट्रेस से रिटायर हुई हो, 5 किताबों की राइटर हो, मेरा सगा बड़ा भाई चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर हुआ हो, उसको उस पर मुकदमे 307 के कायम किए गए हों, मेरे बच्चे की 2 बार एमएलएशिप खारिज हुई हो, 4 बरस उसने जेल काटी हो, तो जब परिवार का हर शख्स तोड़ दिया जाएगा तो आदमी खुद घुटने टेक देगा। लोग कहते हैं, और ख़ास तौर से गोदी मीडिया के चैनल्स कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आपकी उतनी मदद नहीं करी जितनी करनी चाहिए, और इसको लेकर मुसलमानों में नाराज़गी है। ये क्या आरोप सही है? देखिए, मुसलमानों में तो रजामंदी और नाराज़गी जब होगी, जब मैं उनसे कहूँगा कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। मुसलमानों की बात नहीं है, इस वक्त हिंदू भाई भी, बहनें और समाज मुझसे बहुत हमदर्दी रख रहे हैं, और शायद जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं उनके लिए ये सबक भी है और उनके लिए एक रास्ता भी है कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, वरना नफ़रतों का ये बाज़ार ज़्यादा देर गर्म नहीं रह पाएगा। ठीक बात है आपकी इन बातों में, कम से कम। और आपने जब घर पे अखिलेश यादव का जिस तरह वेलकम किया, आज आप उनके घर गए, उन्होंने ट्वीट किया, तो कुछ बातें बिना कुछ कहे सही हो जाती हैं। लेकिन एक राजनीति का मैं बहुत करीब से देखता हूँ, बड़ा ख़राब अध्याय ये है कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने मुसलमानों की बातें करना बंद कर दी हैं। माहौल इस तरह का जो आरएसएस ने, जो बीजेपी ने क्रिएट किया कि अगर आप मुसलमानों के मुद्दों को छुओगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, बहुसंख्यक नाराज़ हो जाएगा। तो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, टांग पे गोली सबसे ज़्यादा उनको मारी जा रही है। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां मुसलमानों के पक्ष में उतना मुखर होकर नहीं बोलती, जैसे नेताजी लड़ जाया करते थे, जब वही ज़माने में कांग्रेस भी लड़ जाया करती थी। लेकिन अब उतनी बातें डर नहीं है कि आप मुसलमान की बात करोगे तो हिंदू नाराज़ हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो रहा है राजनीति में? जी, बहुत हद तक हो रहा है, और मुसलमान, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत डर गया है। और ये डर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है। उन्हीं के वतनी भाई जो सदियों से उनके साथ रहते चले आए हैं, अपने गम, अपनी खुशियां बांटते चले आए हैं, जो नहीं गए पाकिस्तान। हमें हक था जाने का, 1947 में ऑप्शन था, आपके पास नहीं था, आप नहीं जा सकते थे, हम जा सकते थे, और फिर भी हम नहीं गए, क्योंकि ये हमारा मादरे वतन है। मादरे वतन, आप भारत माँ कहते हो, मादरे वतन कहते हो, बस इतना ही सा तो फर्क है। अंग्रेजी बोलने वाले मदरलैंड कहते हैं, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमने पहले कहा, आपने बाद में कहा। अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तानियों के लिए लिखा। बहुत से गीत हैं, पूरी किताब है। जो मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया। खान बहादुर का खिताब किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया। इस सच्चाई से इनकार तो नहीं कर सकते। तो हम ऐसी किसी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सिर्फ हिंदुस्तानी ने लिखा, और हिंदुस्तान के लिए लिखा। इसके बावजूद भी अब नेता बात कर नहीं पाएंगे ना मुसलमानों के मुद्दों पर? थोड़ा रुक कर लेंगे।
अभी तो मैंने कहीं कहा था कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो एक आध किस्त और सही, देर से ही सही, लोगों को बुद्धि आएगी। ये हमारा यकीन भी है और हमारा ईमान भी है। करबला हुआ, लेकिन आज तक दुनिया सीना कूटती है उस वाक़े के लिए। आज तक पूरी इंसानियत रोती है। आज भी वो कत्ल नहीं था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में यजीद पहले मर गया था, हुसैन का कत्ल तो बाद में हुआ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां का ये गुस्सा, आजम खां के ये आंसू क्या एक नई क्रांति को जन्म दे सकते हैं, एक नई विचार को जन्म दे सकते हैं? गुस्सा तो न था न है। अपने विचार रखने का एक तरीका, एक अंदाज है मेरा। मैं अपनी बात को इस तरह रखता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी चीखता हूँ, और रोता भी हूँ, इसलिए कि मेरे सीने में एक दर्दमंद धड़कता हुआ दिल है। मेरी 4 वजारतों में अगर कोई भी मेरे पास रोता हुआ आया तो मैं उसके साथ रोने लगा, उससे चिपट के रोने लगा मैं। ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी आपको मेरी जिंदगी पर। तो खुमार बाराबंकी ने कुछ कहा है, हाय हाय मुझको शिकस्ते दिल का मज़ा, दिल टूटने का, मुझको शिकस्ते दिल का मज़ा याद आ गया, और तुम क्यों उदास हो गए। क्या याद आ गया, क्या बात है। कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर बहुत छोटी थी। कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। इसमें एक हिस्सा बढ़ा लीजिए कभी। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको। आए हाय क्या कह दिया है साहब। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। अरे हमने वसू किए हैं उस पानी से, हमने नमाजें पढ़ी हैं, हमारे लिए ये पानी इतना मोहतरम, इतना पाक है। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खां साहब, बहुत सारी बात, बहुत नवाजिश। आजम खां साहब थे, और मैंने किसी ज़माने में उन आजम खां को शेर की तरह देखा है बोलते हुए। उनकी बातों को, उनकी तकरीर को सुना है, और निसंदेह आप उन्हें प्रशंसा करें, आप उनसे चिढ़ें, आप उनसे नफरत करें, कुछ भी करें, लेकिन जब आजम खां की बातों को आप सुनेंगे तो तार्किक आधार पर सुनेंगे तो आप उन तर्कों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस देश की राजनीति में अब ये एक नया दौर है, क्या पता ये लोकतंत्र को बचाएगा या ख़त्म कर देगा, कि राजनीति बदले अब इस तरह भी हुआ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस इंटरव्यू पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको इन सब बातों से क्या सबक मिला, और आप क्या चाहते हैं कि देश की राजनीति इसी तरह हिंदू मुसलमान में बढ़ती रहेगी, या 140 करोड़ का ये देश फिर से खड़ा होगा और ये कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये वतन हमारा। ये तभी होगा जब हर हिंदू के घर में सेवैयाँ बनेगी और हर मुसलमान के घर में दिवाली मनाई जाएगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।